यदुवंशी सेना से इस्तीफा देने का बस एक ही कारण रहा कि पप्पू यादव जी संतोष रेणु, क्या उसको भी एफआईआर लॉन्च करना चाहिए? नहीं नहीं भाई, मेरे हमको बोलते हैं कि संतोष रेणु गाली देता है। सर हम तो गाली दिए मान गए, आप तो सीधे गोली मारने की बात करते हैं। पैसा से आप हमसे स्ट्रांग हो सकते हैं, आप ताकत में हमसे मजबूत हो सकते हैं सर, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर कि मानसिक रूप से मैं आपसे 1000 गुना अधिक मजबूत हूं सर। तेजस्वी अगर चुनाव जीत गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कब लीजिएगा सर? बिहार की जनता आपसे पूछ रही है। 5 लाख रुपए जो भी 2 लाख हो या 5 लाख हो, आप दूसरा को काला फंसाइएगा, आप ही मार दीजिए गोली। जेल में गए थे काहे लगे? आरती किसी का उतार रहे थे? आप अपनी सुरक्षा हटा दीजिए, हमरे नियन अकेले चलिए। काहे देह मोटा हो गया है, देहो पतला हो जाएगा, स्वस्थ हो जाइएगा, चलिए ना। भाई आप सांसद रहे, विधायक रहे, ये सब और क्या चीज आपको चाहिए? पेंशन मिला जुला करके लीजिए सरकार से, खूब खाइए पीजिए और चलिए। ये चाहते हैं कि संतोष रेणु किसी तरीके से मारा जाए, ये चाहते हैं। डीआईजी साहब को फोन करके कह रहे हैं कि पहले संतोष रेणु यादव पे पहले एफआईआर कीजिए। अरे भैया जब एफआईआर करना है तो ये तमाम लोग हुए हैं, लेकिन हाँ पप्पू यादव जी आर्थिक रूप से हमसे बहुत मजबूत हो सकते हैं, ताकत में मजबूत हो सकते हैं, शारीरिक ताकत जो होता है, शारीरिक ताकत है, हट्टा कट्टा है, एक आध थप मार देंगे तो हम उलट ही जाएंगे। रामनाथ कोविंद सर, देश के महामहिम प्रथम नागरिक, वो जब जाते हैं उड़ीसा के मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में उनको प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, ये कह करके कि वो एससी एसटी समाज से, बिहार भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, राजपूत भाई हैं, या जो भी अपर समाज के लोग हैं, क्या वो एससी एसटी समाज के बेटे से अपनी बेटी की शादी करना पसंद करेंगे? पप्पू यादव जी बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत लोगों से कोशिश किए कि हम उनकी पार्टी में आ जाएं। एक तो जादव सेना है, कोई जादवी सेना, कौन है वो संतोष रेणु, क्या उसको भी एफआईआर लॉन्च करना चाहिए? नहीं नहीं भाई, मेरे उस पर भी एफआईआर लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए। वो गाली गलौज मां बहन करता है, ये सही नहीं है। प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि, और देख सकते हैं कि साथ में मगध सम्राट समाज सेविक संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं सर। सर फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि आपने यादवंशी सेना से इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, मैंने यदुवंशी सेना से कल ही इस्तीफा दिया है। चूंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यदुवंशी सेना के पद पर रह करके और मेरी जो इंडिविजुअल जो लड़ाई जो थी, जो मेरी जो व्यक्तिगत जो विचारधारा, उस विचारधारा की लड़ाई में लड़ नहीं पा रहा था, और मैं लड़ने की कोशिश अगर कर रहा था तो आदरणीय पप्पू यादव जी अ, हमारी उस कोशिश को दूसरे तरफ मोड़ दे रहे थे। वो एक होता ना है कि हमारा कंधा का सहारा लेकर के वो तेज तेजस्वी पे लगातार हमला कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये उचित नहीं है, और तभी मैंने यदुवंशी सेना को इस्तीफा दे दिया। लगातार आप लाइव भी आ रहे हैं और लाइव में आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी चीजें कही हैं। तो आपसे, आप एक समाज सेविक आदमी हैं और पप्पू यादव एक राजनीतिक आदमी हैं, तो उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमारा जहाँ तक मानना है कि एक पॉलिटिक्स का जो जोन होता है जी। उसमें भी कहीं ना कहीं समाज सेवा की ही बात होनी चाहिए। समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, जन सेवा हो, लेकिन अब पप्पू यादव जी की विचारधारा पूर्णतः पॉलिटिकल हो गई है। वो लगातार हम पे जुबानी हमला लगातार वो कर रहे थे, जबकि हम उनको एक आज भी, ऐसा नहीं है, आज भी हम उनको गार्जियन के तौर पे ही मानते हैं, कल भी मानते थे और आजीवन मानते रहेंगे। लेकिन जब आपने पॉलिटिकल स्टेप ले ही लिया मेरे खिलाफ, तो चलिए वही सही। हम तो कहीं से भी पप्पू यादव जी को
अपना कंपटीटर या खुद को पप्पू यादव जी के या किन्हीं का भी कंपटीटर नहीं मानता था। हमारी लड़ाई खुद से होती थी, हमारी कंपटीशन खुद से होती थी कि आज मैंने 2 स्टेप चला है तो परसों या कल मुझे 3 स्टेप चलना है समाज के लिए। लेकिन पप्पू यादव जी की अब प्रॉब्लम थी कि अ, शायद वो स्टेप उन्हें पसंद ना पड़ रहा हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आता था कि समाज में जहाँ कहीं भी वो जाते थे, तो समाज के लोग मेरा भी नाम लेते थे पप्पू यादव जी के सामने कि संतोष जी भी आए थे या संतोष जी से भी बात हुई थी, वो भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें पप्पू जी को अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि भाई पहले तो हम ही एक अकेले थे, लेकिन अब संतोष रेणु कहाँ से आ गया? तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं ना। और रही बात, वैसे भी हम समाज के लिए किए ही क्या है? हम तो कुछ नहीं किए हैं समाज के लिए। जो भी आज तक हम जहाँ पे भी हैं, वो समाज के लोगों का आशीर्वाद प्यार है कि हम यहाँ पे हैं। जी। सर, ये वही पप्पू यादव जी हैं जो आपको सेकंड लालू यादव बताते थे, और आज इनका बयान आता है कि आप गालीबाज हैं। देखिए, लालू यादव एक ही हैं और एक ही रहेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, कोई दूजा नहीं बन सकता। क्योंकि ये त्रिमूर्ति जो बिहार को उस अवस्था में, जिस अवस्था में बिहार में जाति-पाति, ऊंच-नीच का भेदभाव व्याप्त था, वहां से ये त्रिमूर्ति मिलकर के बिहार को एक समझिए कि सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया, सामाजिक लड़ाई लड़े, और जिसकी नेतृत्व परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तो लालू प्रसाद यादव एक ही हो सकता है, कोई सेकंड लालू या थर्ड लालू नहीं हो सकता। हाँ, अलग चीज है कि पप्पू यादव जी मुझे सेकंड लालू कहा करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे काम में वो ऐसा महसूस करते होंगे कि जैसे परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी काम करते थे। हो सकता है कि वैसे मेरा काम रहा होगा, लेकिन मैं इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। लालू एक ही हैं और एक ही रहेंगे। अ, पप्पू यादव जी, आप जहाँ जाते हैं लगातार वो भी वहाँ जाते हैं, सफर करते हैं, जनसेवा वो भी करते हैं, परंतु क्या कारण मानते हैं आप कि आज वो आपके विपक्ष में, विरोध में इस तरह का बयान देते हैं कि वो संतोष रेणु यादव गालीबाज है? जैसे पप्पू यादव जी बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत लोगों से कोशिश किए कि हम उनकी पार्टी में आ जाएं, बहुत बार। आप उनकी पार्टी में चले जाएं। हाँ, ये ऐसा वो चाहते थे, जी। पप्पू यादव जी ऐसा चाहते थे कि संतोष रेणु हमारे पार्टी में आ जाए, लेकिन राजनीति मुझे करनी नहीं थी। अभी निकट भविष्य में मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। अभी पहले समाज को मजबूत करना है। जो समाज में जो असमानताएं हैं, जो आर्थिक रूप से कहिए, नैतिक रूप से कहिए, सामाजिक रूप से कहिए, जिस प्रकार से भाजपा जब से केंद्र में आई है, और तब से लेकर के देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाजपा वाले, आरएसएस वाले लड़वा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र का बहुत बड़ा होड़ होड़ मचा हुआ है। तो आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र का आप होड़ मचा करके रखे हैं, तो फिर मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे? और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप कहाँ दूर कीजिएगा? हैं? आप ये बताइए कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब के संविधान को आप कैसे पलट दीजिएगा? बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जो जाएगा, वो तो देशद्रोही होगा ना। उस पे तो फिर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तो फिर ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बताइए सरदार भगत सिंह को आप कैसे हटाएंगे? उनकी कुर्बानी को कैसे भूल जाएंगे? वो तो सिख समुदाय से आते थे। आप बताइए कि जैसे तमाम लोग, आप मदर टेरेसा जी, जिनको भारत रत्न दिया गया, आप उनको कैसे भूल सकते हैं? वो तो ईसाई समाज से आती थी। अब्दुल हमीद जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने शरीर में टैंक ले करके वो डायनामाइट ले करके गए और पाकिस्तानी टैंक को उड़ा दिया। आप उनकी कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भुला जा सकता। और रही बात, यदि आपको हिंदू राष्ट्र बनानी है, ठीक है, हम सबको मना लेंगे। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मुस्लिम भाई से, सिख भाई से, ईसाई भाई से मैं बात करूंगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही है तो आप बताइए कि तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो फिर तब तो जाति पाति नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तब तो क्या, जो अपर समाज के जो भूमिहार भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, राजपूत भाई हैं, या जो भी अपर समाज के लोग हैं, क्या वो
SC/ST समाज के बेटे से अपनी बेटी की शादी करना पसंद करेंगे? पर संविधान में तो है कि ऐसा किया जा सकता है। संविधान में तो है, संविधान में है, लेकिन वो पसंद करेंगे? फिर ये साक्षी मिश्रा, पप्पू भरतौल भाजपा के विधायक हैं, उनकी बेटी, वो एक SC/ST समाज के लड़के से शादी कर ली थी। आखिर क्यों उनको मायके से अलग कर दिया गया? क्या आप बता सकते हैं लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हत्या हुई है या मौत हुई है? बता सकते हैं लोग? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मौत की आज तक कोई जानकारी क्यों नहीं है? अगर जो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो ये किस बिहाफ पे बनाएंगे? जब हमारे रामनाथ कोविंद सर, देश के महामहिम प्रथम नागरिक, वो जब जाते हैं उड़ीसा के मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में उनको प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, ये कह करके कि वो SC/ST समाज से। ये भेदभाव कैसे चलेगा सर? जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जब जाते हैं दल सिंह सराय एक दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए, पूजा करने के पश्चात जब वो वापस लौटते हैं, तब उधर दुर्गा मंदिर को गंगा जल से धो दिया जाता है। इस भेदभाव को आप रखते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये संभव ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि आप संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सर आप जितनी बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही तर्क के साथ कह रहे हैं, पर हम आते हैं पप्पू यादव जी और आपके बीच जो ये जुबानी जंग चल रही है, इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? हम बोले तो कि हमारी जो समाज सेवा है, जिसके वजह से लोग हमें प्यार करते हैं, तो उन चीजों को पप्पू जी नहीं पचा पा रहे थे। उनको ऐसा लगा कि भाई कोई दूसरा आदमी फिर कैसे आएगा जो पप्पू यादव को ओवरलैप करेगा? तो सर आप तो जमींदार आदमी हैं सर, हम कहाँ समाज सेवा करते हैं? हम तो अपनी जो बचपन जो हमने जिया है एक गुर्बत में, गरीबी में, हम तो अपनी बचपन को याद करते हैं कि हाँ, कोई ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसका बचपन हमारे जैसा बीते। हम सर चना बेचे हैं सर, बचपन में 8 रुपए का आधा केजी चना लाते थे सर, और उसको फुला करके उसमें प्याज वगैरह मिला करके उसको हम 20 रुपए 21 रुपए करके बेचते थे सर। हम उसमें से हैं, पप्पू यादव जी के जैसे हम जमींदार घराने से थोड़े हैं। लेकिन हाँ, पप्पू यादव जी आर्थिक रूप से हमसे बहुत मजबूत हो सकते हैं, ताकत में मजबूत हो सकते हैं, शारीरिक ताकत जो होता है, शारीरिक ताकत है, हट्टा कट्टा जी। है, एक हाथ थप मार देंगे तो हम उलट ही जाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से अगर मैं कहूं तो उनसे 1000 गुना ज्यादा मैं मजबूत हूँ। मानसिक रूप से कहीं टिकते ही नहीं है वो, कहीं नहीं टिकेंगे। जब पप्पू यादव जी जब जेल गए थे तो आप लाइव आकर के अपने समाज से, आप जो आपके लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे आप अपील कर रहे थे कि पप्पू यादव के लिए आपने कई कड़ी लड़ाई भी लड़ी थी। आज वो आपके विरोध में हैं, कई बातें कहा जा रहा है। देखिए, कभी भी चाहे जिस समाज के लोग हों, जिनके साथ गलत गलत हुई है, अत्याचार हुई है, तो मैं उनकी आवाज को मैं बुलंद करता हूँ। आप पप्पू यादव जी जब जेल गए थे, उस समय भी मैं लाइव आया था और पप्पू जी के समर्थन में तमाम आवाजें मजबूत की थी। आप देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या हुई थी, तो उस समय भी मैंने 24 घंटा का अनशन रखा था, जबकि वो तो राजपूत समाज से आते थे। तो आप देखे होंगे कि हाथरस का जब कांड हुआ था, SC/ST समाज की 19 वर्षीय बच्ची आशा, जिनको पहले गैंग रेप किया गया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार तक नहीं दिया गया और पेट्रोल छिड़क करके लहरा दिया गया। ये भाजपा के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। मैं हाथरस गया था, हाथरस मैं गया था। झांसी, पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर, आप मनराजपुर चंदौली, निशा यादव का गर्दन दबा करके मार दिया प्रशासन और उसके बाद फांसी के फंदे में लटका दिया कि सुसाइड कर ली है, ये प्रतीत करने के लिए। आप शिवहर जाइए, शिवहर में सुबोध राय की हत्या, शिवहर में ही 2 सगे भाइयों की हत्या, SC/ST समाज के सगे भाइयों की हत्या। मधुबन में विश्वनाथ यादव की हत्या, मझौली दूधा मठिया में दिनेश्वर यादव की हत्या, अंबा औरंगाबाद में सुजीत मेहता जी की हत्या। तो तमाम समाज के लोग हैं। आप भी समाज सेवा करते हैं, परंतु पप्पू यादव जी जमीनी स्तर पे जाकर उनको फंड के रूप में भरण पोषण के लिए भी मदद करते हैं, उनके हर ये कहीं के गरीब के लिए खड़े रहते हैं।
तो आपसे उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम भी तो गरीब थे, हमारे लिए खड़े क्यों नहीं हुए? हम कोई अमीर थे क्या? हम अपनी कहिए तो संपत्ति का मैं ब्यौरा दे दूं? और अभी तो कह रहे हैं कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए। तो वही हम कर रहे हैं ना, कि तो स्वार्थ की भावना इनके अंदर है। हम भी तो गरीब थे सर, हम थोड़े कोई अमीर हैं। आज भी नमक रोटी के लिए हमको सोचना पड़ता है सर। जो भी आता है हमारे पास, मान लीजिए 5,000 या 10,000 किन्हीं का फोन आ गया कि भैया हमारा तबीयत खराब है, चाहे हमारे परिवार का, तो कोशिश करते हैं कि पहले भाई का मुसीबत पहले दूर हो जाए। तो उस भावना से हम समाज को लेकर के चल रहे थे। अब इनको क्या प्रॉब्लम हुआ जो डायरेक्ट डीआईजी साहब को फोन करके कह रहे हैं कि पहले संतोष रेणु यादव पे पहले एफआईआर कीजिए। अरे भैया, जब एफआईआर करना है तो ये तमाम लोग जिनको हम बताए, चाहे वो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ अपमानित व्यवहार जिन्होंने किया, जो मंदिर को गंगा जल से धोया, उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। रामनाथ कोविंद जी को जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। सुजीत मेहता जी का जो हत्या किया, उनके हत्यारों को जितना जल्दी हो सके आप जेल में डालिए। सुबोध राय जी की हत्या जो किया, उनके हत्यारों को जेल में डालिए। तमाम चीजें हैं। आप इतनी हत्याएं की बात कर रहे हैं, परंतु आप पे भी लगातार 6 से 7 बार आप पे भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो आपकी जो सुरक्षा है वो कौन मुहैया कराएगा? इसमें सरकार की क्या पहल है? अब तो पप्पू यादव जी लगातार हमको जो बोल रहे हैं, कभी इन्होंने पूछा कि ये गरीब का बेटा है संतोष रेणु, 6-6 बार हमला हुआ? कभी इन्होंने पूछा कि हाँ संतोष, कहीं जाते हो तो कैसे सुरक्षित रहते हो? कभी इन्होंने कहा कि हाँ संतोष, जा रहे हो कहीं पे तो जाओ मेरा सिक्योरिटी ले लो? कभी कहा इन्होंने? नहीं कहा। ये चाहते हैं कि संतोष रेणु किसी तरीके से मारा जाए, ये चाहते हैं। हम बताते हैं सर कि पप्पू यादव जी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़ा जनसेवक हैं, तो चलिए, अब तो हम यदुवंशी सेना से आपको नफरत था, यादव सेना यादवी सेना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो अब तो हम यदुवंशी सेना से इस्तीफा दे दिए। उसके बावजूद समाज सेवा करेंगे सर, उसके बावजूद करेंगे। पर आप बाहर निकलिएगा, पहले आप यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी आप नहीं हैं। तो आपकी सुरक्षा की मुहैया कौन कराएगा? कौन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि लगातार आप पे टिप्पणियां भी होती हैं, कई वार भी होते हैं, कई ऐसे संगठन हैं जिनके तरफ से वार भी होते हैं आप पे। तो कौन सुरक्षा को मुहैया कराएगा? सर, जनता है, मेरे भाई लोग हैं, सब वही लोग हमारे लिए गार्जियन है, भगवान है, सब वही लोग हैं। बाकी सरकार है, सरकार पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। भले ही न्यायपालिका में 95% के लोग जो हैं वो वही लोग हैं जो कॉलेजियम सिस्टम से वहां जज बने हुए हैं, या कानून व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, उन पे भरोसा। अब पप्पू यादव जी के जैसे लाव लश्कर थोड़े है हमारे पास सर। हम तो अभी भी पप्पू यादव जी को कहते हैं कि संतोष रेणु यादव से क्यों फाइट कर रहे हैं? अरे भाई, आप सांसद रहे, विधायक रहे, ये सब और क्या चीज आपको चाहिए? पेंशन मिला जुला करके लीजिए सरकार से, खूब खाइए पीजिए और चलिए। आप अपनी सुरक्षा हटा दीजिए, हमरे नियन अकेले चलिए। काहेला देह मोटा हो गया है, आप देहो पतला हो जाएगा, स्वस्थ हो जाइएगा, चलिए ना। आप ये भी कहते हैं कि पप्पू यादव गोलीबाज है। ये आज मन छिपा हुआ है क्या? ये आज हम कह रहे हैं? जेल में गए थे काहे लगे? आरती किसी का उतार रहे थे? भाजपा के बी टीम है, भाजपा के इशारे पे ये काम करते हैं, देश के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। ये जब भी चुनाव लड़ते हैं तो इनका मकसद बस एक ही होता है कि किस प्रकार से वोट काटा जाए, यही इनका मकसद होता है। आपने इस बात की भी चर्चा किया था कि कटिहार में जो नरसंहार हुआ था उसमें पप्पू यादव ने कहा था कि 5 लाख रुपया हम देंगे। आप इस बात की भी चर्चा किए थे। आपने ये कहा था पप्पू यादव फिर क्यों नहीं मार देते? वही ना हम कर रहे हैं कि हमको बोलते हैं कि संतोष रेणु गाली देता है। सर, हम तो गाली दिए, मान गए, आप तो सीधे गोली मारने की बात करते हैं। आप तो सीधे गोली मारने की ना बात करते हैं सर। उसमें भी आप कहते हैं कि
कोई गोली मार देगा तो उसको 2 लाख रुपया दे देंगे हम, तो आप ही मार दीजिए गोली, 5 लाख रुपए जो भी 2 लाख हो या 5 लाख हो, आप दूसरा को काला फंसाइएगा, आप ही मार दीजिए गोली। गोली मारना ये संवैधानिक है क्या? नहीं। अब बताइए कि एक तरफ हम गाली दिए, उससे आपको इतना तिरमिरी हो गया, तो गाली देना ज्यादा जघन्य अपराध है या गोली मारना? ज्यादा जघन्य अपराध कौन है सर, गाली देना या गोली मारना? गोली मारना। तो ज्यादा जघन्य अपराध तो आप कर रहे हैं। आपने कहा, इनका बात का तो कोई भरोसा रहा नहीं। ये एक समय बोले क्या कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कब लीजिएगा सर? बिहार की जनता आपसे पूछ रही है। अब तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए, अब कब लीजिएगा? काहे को चुनाव लड़ रहे हैं? पूरा पानी में ढूक ढूक करके अपना राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एगो बाडो को चुनाव आप नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता आपको जान चुकी है कि आप वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम आप है। बिहार की जनता जान चुकी है। ये बताइए कि जो आप समाज सेवा करते हैं, तो अभी तो आप आदिवासी सेना से इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या आप उसी अंदाज से, उसी तरीका से जमीनी स्तर पर समाज सेवा करते हुए नजर आइएगा, या अब फिर और मजबूती से, और मजबूती से? क्योंकि पहले तो था कि संरक्षक महोदय का ये था कि थोड़ा सा लिमिट में, हाँ लिमिट में बोलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कद बहुत बड़ा है, तेज प्रताप यादव जी का कद या तेजस्वी जी का कद बहुत बड़ा है। तो लेकिन अब तो हम फ्रीडम है ना। आइए ना पप्पू जी, कहाँ पे आप टिकिएगा? कहीं टिकिएगा आप? और मजबूती के साथ लड़िए। कहीं नहीं टिकेंगे, धुआं की तरह उड़ जाएंगे, होता नहीं खेर पतवार जैसा उड़ जाएंगे ये। सर एक ही चीज, आप पैसे में हमसे मजबूत हो सकते हैं सर, पैसा से आप हमसे स्ट्रांग हो सकते हैं, आप ताकत में हमसे मजबूत हो सकते हैं सर, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर कि मानसिक रूप से मैं आपसे 1000 गुना अधिक मजबूत हूं सर। और नहीं तो अगर आपको लगता है तो आप अगले 6 महीना मैं भी समाज सेवा करता हूं सर, और आप भी तो कर ही रहे हैं, आपके पास तो अथाह फंडिंग आ रहा है भाई, जमींदार घराना के आप है, हजार बीघा आपका संपत्ति है, और हम तो ठहरे खाकपति। उसके बावजूद अपनी समाज सेवा की जो नीति है, हमारी जो सोच है, जो विचार है, उसको और मजबूत करूंगा सर, और कहीं नहीं टिक पाइएगा सर, कहीं नहीं। क्योंकि आपकी जो सामाजिक सेवा जो है ना सर, वो आपके फंडिंग पे आधारित है, आपके संपत्ति पे आधारित है, और हमारी जो समाज सेवा है सर, वो हमारी सोच पे आधारित है। एक सवाल सर लास्ट में, कि आपने यादवंशी सेना से इस्तीफा क्यों दिया? एक लाइन में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, ये जानना चाहते हैं। सीधा एकदम जवाब दीजिएगा सर। यदुवंशी सेना से इस्तीफा देने का बस एक ही कारण रहा कि पप्पू यादव जी हमारे कंधे पर बंदूक रख करके, और तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और लालू यादव जी पे अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने की तैयारी में लगे हुए थे, और जो मुझे पसंद नहीं है। मैं वो कंधा नहीं बन सकता जिस पे बंदूक रख करके किसी को क्षति पहुंचाया जाए। तो क्या अब आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको राजनीति अभी करना ही नहीं है, हमको पहले समाज को मजबूत करना है। हम जैसे 86% के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे थे, देश की मूल आबादी जो हमारी 86% है, उनकी आवाज को और मजबूत करेंगे, और अधिक ताकत के साथ समाज को स्ट्रांग करेंगे। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि पप्पू यादव जिसे क्या इनका दिक्कत था, ये कहिए कि क्या राजनीतिक तौर पे क्या लड़ाई थी, और इन्होंने यादवंशी सेना से क्यों इस्तीफा दिया। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय